टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। देखिए कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, हम लोग वर्ब पढ़ रहे थे। वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे थे, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब पढ़ ली थी और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे थे। तो ठीक है, थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें हम लोग वर्ब पढ़ रहे थे पार्ट 8। देखिए इसमें थर्ड पार्ट था आपका, थर्ड वर्ब थी ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? देखिए ऑक्सिलरी वर्ब कुल 24 मानी जाती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब मुख्य क्रिया जो कार्य हो रहा होता है उसके सहायक के रूप में आती है और उसका टाइम, कार्य के होने के टाइम को बताने में मदद करती है। ऑक्सिलरी वर्ब का एक हिस्सा, एक खास हिस्सा टेंस बताने के साथ साथ उसके अर्थ में भी बदलाव करने का काम करती है, उसके अर्थ में कुछ खास जोड़ती है। देखिए इसके प्रकार दो हैं। नंबर 1 प्राइमरी ऑक्सिलरी। देखिए प्राइमरी जो ऑक्सिलरी है ये 11 कही जाती है। जो 3 है डू, बी और हैव। डू में डू, डज, डिड। बी में इज, एम, आर। हैव में हैज, हैव और हैड। ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है ये प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को शो करती है। इसमें ये जो क्रियाएं हैं 11, 3, 3, 6, 5, वाज, वर, 3, 3, 6 और 5, 11, ये केवल एक्शन वर्ब के टाइम को बताती है, मतलब ये टेंस निर्धारण में सहयोग करती है। कोई कार्य प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस में किस समय पर हो रहा है वो ये बताती है। ये जो क्रियाएं हैं इसमें से ये दो पार्ट, एक ये दो पार्ट लिंकिंग वर्ब की तरह भी कार्य करते हैं। तो ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है ये सिर्फ और सिर्फ टाइम बताती है और कुछ नहीं। कार्य के होने का समय और क्रिया एक व्यक्ति के द्वारा, सिंगुलर के द्वारा की जा रही है या प्लूरल के द्वारा, इतना बताने का काम करती है। ये दो प्रकार की होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी के भी काइंड्स होते हैं। एक तो है आपकी हेल्पिंग वर्ब। जब कोई क्रिया ये मुख्य क्रिया के साथ आती है और टाइम बताने में उसका सहयोग, हेल्प करती है, मदद करती है, तो इसको हेल्प करने वाली क्रिया हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया कहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। क्यों कहते हैं सहायक? क्योंकि ये करती है सहायता मुख्य क्रिया की, तो सहायक क्रिया कहते हैं इसको। ये हमेशा मेन वर्ब के साथ आती है। comes just before the main verb, मेन वर्ब के साथ आती है और उसके सहायक क्रिया की तरह काम करती है। देखिए इसके उदाहरण देख लीजिए। ही इज गोइंग होम।
अब यहाँ पर देखिए ये वर्ब की चौथी अवस्था है, मेन वर्ब है। इसके आगे ये इस मददगार क्रिया के रूप में मदद करने वाली, हेल्प करने वाली वर्ब के रूप में आया ही है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। दूसरी देखिए you did not abuse them। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मेन वर्ब है और इस मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया आई हुई है, तो ये एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इसी में दूसरी देखिए लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब देखिए इसे कहते हैं योजक क्रिया। योजक क्रिया मतलब जो जोड़ती है, योग करती है, जोड़ती है, जोड़ने वाली क्रिया को योजक क्रिया कहते हैं। ये किसे जोड़ती है, ये कॉम्प्लीमेंट पूरक को सब्जेक्ट से जोड़ती है। सब्जेक्ट्स को इसे लिंकिंग क्यों कहते हैं, लिंकिंग का मतलब होता है लिंक करने वाली, मतलब कड़ी की तरह काम करती है। ये सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में एक कड़ी की तरह काम करती है, एक लिंक की तरह काम करती है, इसलिए इसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ये लिंक की तरह काम करके, एक कड़ी की तरह काम करके सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट पूरक से जोड़ती है। जिसमें लिंकिंग वर्ब होती है उसमें मेन ऑब्जेक्ट नहीं होता और मेन वर्ब नहीं होती। सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसका पैटर्न जो बनता है वो इसीलिए SLC। तो क्या होता है कि जब देखिए इसमें क्या था, मेन वर्ब के साथ यही वर्ब आएगी तो ये होगी हेल्पिंग वर्ब, और जब मेन वर्ब की तरह ना आए, ये खुद ही मेन वर्ब की तरह कार्य करे और सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से लिंक कराए, जोड़े, तो ये एक लिंकिंग वर्ब है। देखिए ही इज अ गुड मैन, ही इज अ गुड मैन। अब यहाँ पर आप देखिए ये एक कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। ये क्या है, ये मेन वर्ब की तरह आई हुई है, लिंकिंग वर्ब। अब देखो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है, यही चीज देखने लायक है। तो इसमें लिंकिंग वर्ब में बी और हैव ही आती है। बी वर्ब की बी या हैव, मतलब बी में 5 इज एम आर वाज वर्ब और हैव में हैज, हैव, हैड, ये आती है। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं कि दे वर वेरी नॉटी। आप देख सकते हैं दोनों ही वाक्यों में कोई मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट है, बी पार्ट है, मॉडल ऑक्सिलरी।
मॉडल ऑक्सिलरी का मतलब होता है वृत्तिवाचक क्रिया। देखिए वृत्तिवाचक क्रिया जैसा कि 13 है, इसमें 2 सेमी मॉडल्स हैं। मॉडल एक अलग ही टॉपिक के रूप में पढ़ा जाता है। मैं पढ़ाऊंगा आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बाद मॉडल पढ़ाऊंगा। हमारे उसमें मॉडल थोड़ा बड़ा पार्ट है, मॉडल में काफ़ी विस्तार से पढ़ा जाता है। अलग अलग मॉडल अलग अलग तरह से काम करते हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि जो आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी थी वो क्या करती थी, टाइम बताती थी, मेन वर्ब के होने का टाइम। लेकिन क्या रहता है, मॉडल ऑक्सिलरी जो है ना, ये टाइम बताती है। बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं कि कैन प्रेजेंट में आती है, कुड पास्ट में आती है, तो ये तो बताती ही है। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं मस्ट, वुड, ऐसे आपका ऑट टू वगैरह, तो ये जो क्रियाएं हैं प्रेजेंट में आती हैं। तो ये जो टाइम बताती हैं ये आंशिक रूप से, पार्टली, तो आंशिक रूप से टाइम तो बताती ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये मुख्य क्रिया के अर्थ में एक बदलाव करती है। काफ़ी कुछ क्रियाएं पूरी तरह से, कुछ मुख्य क्रियाओं के कुछ विशेष नियमों, अर्थ में और उनके प्रयोग करने के नियमों में काफ़ी कुछ बड़ा बदलाव दिखाई पड़ता है। तो इस सभी चीज़ों को देखने के लिए मॉडल एक अलग टॉपिक इसलिए बनाया गया है, जिसे अलग से पढ़ाया जाता है विस्तार से। तो सबसे पहले हम बता दें कि मॉडल जो है एक शब्द है मूड, कुछ लोग मोड भी कहते हैं, उससे बनी है। मूड का मतलब होता है हमारी मनोभावना कैसी है, मन की भावना, इच्छा, हमारा मन कैसा है, उसी को दिखाने के लिए, मन की भावनाओं को दिखाने के लिए मूड शब्द आता है। मूड का मतलब होता है वृत्ति, हमारे अंदर की वृत्ति, हमारे अंदर मन के संवेदना, हालात, मानसिक अवस्था कैसी है, मन में कौन से ख्यालात उत्पन्न हो रहे हैं, क्या स्थितियाँ हैं, कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं, उन सबको दिखाने के लिए मूड शब्द वृत्ति मतलब प्रवृत्ति से, उसी से बना है, प्रवृत्ति को दिखाते हैं। तो ये वृत्ति का मतलब है कोई मॉडल वर्ब है, वो क्या खास चीज़ों को दर्शा रही है। जैसे कि कैन हमारा होता है, ये दिखाता है पावर को, एबिलिटी को, कैपेसिटी को, इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए यही वृत्ति है। यही हमारी तरीके हैं, आदतें हैं, भावनाएं हैं, मन की संवेदना, भावना, मन की इच्छा, मनोभाव हैं, उन्हीं को ये दिखाती है। ये आपकी 13 होती हैं। आपका कैन प्रेजेंट में आता है, इसी को पास्ट फॉर्म कोड हो जाता है, कैन कुड, और मे माइट है, मे माइट। आपकी विल भी एक मॉडल ही है, फ्यूचर में यूज होती है, फिर भी ये एक मॉडल है। विल, वुड, शैल, शुड, फिर आपका मस्ट, ought to, और एक यूज्ड टू भी वुड के लिए, जैसे वुड आता है यहाँ पे, वुड क्या होता है, पास्ट हैबिट को शो करता है। तो पास्ट हैबिट को शो करने के लिए एक और वर्ब है यूज्ड टू, पास्ट टेंस में यूज होती है, वो भी है यूज्ड टू। उसके बाद 2 सेमी मॉडल्स हैं जो अल्प वृत्तिवाचक क्रियाएं हैं, पूरी तरह से वो केवल अपने अर्थ के हिसाब से वो मेन वर्ब भी इस्तेमाल होती हैं और मॉडल के रूप में भी इस्तेमाल होती हैं। जब मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होती हैं तो सीधे सीधे नीड आ गया, और जैसे नीड्स भी होता है, नीडेड भी होता है, लेकिन जब ये मॉडल के रूप में आती हैं तो सिर्फ नीड फर्स्ट फॉर्म के रूप में इस्तेमाल होती है। तो सेमी मॉडल्स भी हैं 2 इसमें, सेमी मॉडल्स जिन जो है नीड है और एक है डेयर। तो इस तरह सब मिला करके 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 13। तो इन सभी को आप लोग मॉडल्स को एक अलग टॉपिक मॉडल में पढ़ेंगे।
तो इसको हम यही रहने देते हैं मॉडल। फिर इसके बाद आपकी मॉडल ऑक्सिलरी हो गई। तो मॉडल ऑक्सिलरी के बाद आती है आपकी मेन वर्ब। मेन वर्ब आप सभी जानते हैं, मेन वर्ब से आप अक्सर परिचित होते रहते हैं, हर वाक्य में एक मेन वर्ब होती है। देखिए मेन वर्ब में मुख्य क्रिया क्या होती है कि वाक्य में जो कार्य का होना दर्शाए, जो वर्ब की परिभाषा है वही इसकी है कि जो कार्य का होना मुख्य रूप से दर्शाए मेन वर्ब है। इसमें हम ये देख सकते हैं कि मेन वर्ब की 5 अवस्थाएं होती हैं, फॉर्म्स होती हैं। तो इसके फॉर्म्स, देयर आर 5 फॉर्म्स, 5 अवस्थाएं होती हैं, वो आपकी अवस्थाएं जो हैं वो आपकी जैसे फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह देते हैं, लेकिन पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है। तो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, आपकी सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। 5 अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाकर बनाई जाती है, और फिफ्थ फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में s या es जोड़कर बनती है। देखिए जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे आपकी गो, फेच, रन, बाई, ब्रिंग, सेल, कट, इस तरह से ये वर्ब है। ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म के लिए गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, इसी की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, इसी की फोर्थ फॉर्म होती है गोइंग, इसी की फिफ्थ फॉर्म होती है गोज, फेच की सेकेंड फॉर्म होती है फेच्ड, फेच का मतलब होता है जाकर लाना, फेच थर्ड फॉर्म भी यही होती है, फेचिंग, FETCHING, फिफ्थ फॉर्म होती है FETCHES, फेचेज। इस तरह से इनकी फॉर्म चलती है। रन की रैन, बाई की बॉट, ब्रिंग की ब्रॉट। इसमें क्या आर का डिफरेंस होता है, आर, इसमें आर नहीं होता, इसमें आर होता है। सोल्ड, कट की तीनों फॉर्म एक ही जैसी होती है। रन, रैन, रन, बॉट वही, ब्रॉट वही, सोल्ड वही, कट की थर्ड तीनों फॉर्म वही होती है। ING लगाते समय ध्यान रखें वर्ब में कुछ बदलाव भी हो जाता है। जैसे रन में आर यू, ये एन डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस एन के पहले वॉवेल है। जिन भी वर्ब में लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उसके ठीक पहले वॉवेल होता है, उसमें लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट होता है व्यंजन, वो 2 हो जाते हैं। बाइंग, ब्रिंगिंग, सेलिंग। अब आप यहाँ पर फिर देखिए, टी के पहले वावेल है कटिंग, 2 बार हो गया टी, है ना। इसमें क्या रहता है कि जैसे आपका रन है तो रन्स हो गया, इसमें हो गया बाईज,
brings, sells, और इस तरह से cuts। ठीक है, तो ये आपकी वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं। देखिए पांचवी अवस्था जो है आपकी पॉजिटिव है, पॉजिटिव वर्ब फिर आ जाती है पॉजिटिव वर्ब। ये क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? ये कोई क्रिया है, बेचना, तो बेचने की बिचवाया, बिकवाया, जैसे खरीदा, खरीदवाया, ऐसे करके ये प्रेरित करती है वर्ब को। तो जो वर्ब है, हम कोई काम करते हैं खुद, तो इसमें हमारी नॉर्मल वर्ब्स लगती हैं, लेकिन जब हम खुद किसी दूसरे से किसी कार्य को कराते हैं तब उस मेन वर्ब के साथ हमारी पॉजिटिव वर्ब और जोड़ करके उसके अर्थ में ऐसा बदलाव करती है कि वो बदलाव सही रहे। ये हमारी चार हैं। एक है आपकी मेक, एक लेट, इनके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की, और एक आपकी है कॉज और एक है हैव, इनके साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। जब हम सेंटेंस लिखते हैं ट्रांसलेशन में कि मैंने एक पत्र लिखवाया, मैंने मोहन से पत्र लिखवाया, लिखवाया में मेक, आई मेक मोहन। अब इसके साथ लिखने की क्या होती है? राइट होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम नॉर्मली कर रहे हैं, जैसे मैंने पत्र लिखा, आई रोट दी लेटर, यह है पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा। नॉर्मली वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई। लेकिन इसी को हम मैंने पत्र लिखा, ये वाक्य था, नॉर्मल वाक्य है, सामान्य। फिर यही से हो जाए मैंने पत्र लिखवाया, या मोहन से पत्र लिखवाया, मोहन से पत्र लिखवाया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ खुद काम कर रहे हैं, यहाँ दूसरे से काम करवा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है? काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो कारण बन रहे हैं, पॉजिटिव है वो। दूसरे के द्वारा काम होने का कारण एक दूसरा व्यक्ति बन रहा है, खुद। तो आई, अब क्या होता है कि पत्र, यहाँ पर ये रोट वर्ब है, वर्ब ये, इसके साथ इन चार में से कोई एक वर्ब जोड़ेंगे और ये पॉजिटिव वर्ब मेन वर्ब बनेगी, और ये वर्ब पीछे चली जाएगी ऑब्जेक्ट के बाद। तो आई मेक, तो यहाँ लिखवाया तो मेड, आई मेड मोहन राइट अ लेटर। इस तरह से देखो आप, अ लेटर, द लेटर, ये वैसे ही बाद में है, आई वैसे ही बाद में है, तो जो मोहन वर्ड है। अब अगर हम सिर्फ ये लिखें कि मैंने पत्र लिखवाया, इसी तरह मैंने पत्र लिखा और मैंने पत्र लिखवाया, इसको हटा दें यहाँ से मोहन, तो वाक्य क्या बनेगा? आई मेड राइट अ लेटर।
ऑब्जेक्ट गायब हो गया। अगर ऑब्जेक्ट आता है तो इस राइट के पहले आएगा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से पॉजिटिव वर्ब्स बनते हैं। देखिए इस तरह से हमारी और भी वर्ब्स बहुत सारी होती हैं, फैक्टेटिव, लेक्सिकल, तमाम तरह की होती हैं। अब इसमें हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे। फाइनाइट का दूसरा पार्ट, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? अपरिवर्तनशील क्रिया। किसी भी हालात में सब्जेक्ट का पर्सन हो, नंबर हो, कोई बदल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, उसका नॉन फाइनाइट वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और नॉन फाइनाइट वर्ब डायरेक्टली सब्जेक्ट से लिंक्ड नहीं होती। जिसमें नॉन फाइनाइट वर्ब आती है उसमें पहले से ही मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब होती है। सब्जेक्ट बदलेगा तो फाइनाइट वर्ब पे प्रभाव पड़ेगा। नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम करती है या कोई नाउन की तरह काम करती है, दूसरी तरह काम करती है, सब्जेक्ट की तरह काम नहीं करती। तो इसलिए इस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव भी नहीं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, इसलिए सब्जेक्ट का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये वाक्य के जो वर्ब के जो नियम हैं उससे इसका कोई रिलेशन होता नहीं है। तो नॉर्मली ये बनती वर्ब से है लेकिन वर्ब की तरह कार्य करती ही नहीं है, इसलिए इस पर वर्ब के नियम लागू नहीं होते। अपरिवर्तनशील क्रिया। देखिए कैसे, पहली तो आपकी है पार्टिसिपल। पहला इसका जो काइंड है वो आपका ए कर दो, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को हिंदी में कहते हैं कृदंत। ये एडजेक्टिव की तरह काम करती है, ठीक है। बनती वर्ब से है लेकिन काम करती है एडजेक्टिव की तरह। तो जब ये काम एडजेक्टिव की तरह करती है तो इस पर वर्ब के कोई भी रूल लागू नहीं होती। मतलब सब्जेक्ट के, नंबर, पर्सन के चेंज होने पर वर्ब बदलती है, एडजेक्टिव नहीं बदलता, इसलिए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव वह शब्द जो वर्ब से बने और एडजेक्टिव की तरह काम करे पार्टिसिपल कहलाती है। इसके भी 3 काइंड्स होते हैं। इसके प्रकार नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्तमान कालिक कृदंत। ये वर्ब की 4th फॉर्म से वर्ब की 1st फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनती है और ये किसी नाउन के पहले आएगी। ध्यान रखिएगा, आईएनजी से बनने वाले शब्द हमारे पास कई हैं। मैं आपको बताऊं, आईएनजी वर्ब की 4th फॉर्म से ही वर्ब बनती है, वर्ब की 4th फॉर्म से ही हमारा जीरंड भी बनता है और वर्ब की 4th फॉर्म से ही प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनता है। तो हमें देखिए, जब यहाँ पर ये वर्ब की 4th फॉर्म आए, वर्ब की 4th फॉर्म आए प्लस नाउन आए तो वो क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की 4th फॉर्म आ जाए और उसके ठीक पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आए तो ये है हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की 4th फॉर्म तो ये वर्ब है, ठीक है। जब इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब ना आए और ना ही कोई बाद में नाउन आए तो ये जीरंड है। तो इसके बाद में नो नाउन, वर्ब की 4th फॉर्म आए बाद में नो नाउन तो ये क्या है? ये क्या है? जीरंड है। जीरंड नाउन की तरह खुद काम करता है, इसलिए इसके बाद में कभी नाउन आ नहीं सकता। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होती है? वह वर्ब की 4थी अवस्था से बनी हुई क्रिया जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताती है और उसके तुरंत बाद उसको कोई नाउन आता है या वो किसी नाउन या प्रोनाउन से कनेक्ट होती है तो वो कहलाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए
मैं आपको उदाहरण देकर देता हूँ। आई सा अ लॉयन, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है नाउन। अब मैं इसके आगे, जैसे मैं आपको कहूँ मैंने देखा अब डॉट डॉट शेर, अब शेर देखा, शेर सो रहा था, सोता हुआ शेर, तो इसका हिंदी बनाते हैं तो हुआ निकलता है उसके हिंदी अर्थ में, जैसे स्लीप माना होता है सोना, और अगर हम इसको जीरन पार्टिसिपेट बनाएं तो आएगा सोना होता तो सोता हुआ, दौड़ना है तो दौड़ता हुआ, और दहाड़ना है तो दहाड़ता हुआ। यहाँ पर हम बहुत सारे जीरन प्रेजेंट पार्टिसिपेट लगा सकते हैं, जैसे हम कर दें स्लीपिंग लॉयन। अब देखिए नाउन है, इसके पहले आएंगी फॉर्म आई, तो ये एक एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। स्लीपिंग लायन, रोरिंग लायन, रोरिंग लायन, रनिंग लायन है, तो दौड़ता हुआ, ऐसे करके बहुत सारे हो सकते हैं। रनिंग लायन। तो आप ये देखिए कि इसके बाद में नाउन है, तो ये क्या है, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल की। और देखिए सेकेंड है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए किसी नाउन के पहले तो ये क्या होगा, हाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस नाउन आता है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। और ये देखिए इसे आई हैव फिर डॉट 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 आ जाए कार, तो मेरे पास है एक कार। कैसी कार है, पूरा वर्ब से जो बने, जैसे जैसे मेरे पास एक कार है और उससे किसी क्रिया से जैसे टूटी हुई कार, अब टूटने को ब्रेक होती है ब्रोकन है, या यहाँ पर काट दीजिए, हम कोट कर दें कोट, तो कोट में हमारे पास एक कोट, कैसा कोट है, फटा हुआ कोट, तो टीयर होती फटने की, टीयर टोर टॉर, ये थर्ड फॉर्म आ गई वर्ब की। ये नाउन है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या है आपका पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। और थर्ड देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल, इसका थर्ड और लास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल है। पूर्णकालिक कृदंत। पूर्णकालिक से आप समझ जाइए कि पूर्णकालिक का मतलब है ये किसी का एक काम के पूरा होने के बाद, कोई एक काम का पूरा होना, परफेक्ट आप जानते हैं वैसा ही कि परफेक्ट काम का पूरा होना दर्शाता है। तो ये क्या रहती है, इसके पहले आता है हैविंग, ज़्यादातर वाक्य के शुरुआत में ही हैविंग आ जाता है, और फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए कि अगर हैविंग आ जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो ये क्या करता है, एक काम कोई पूरा हो गया, उस काम के पूरा होने के बाद दूसरा काम शुरू होता है, तो जिस भाग में काम का पूरा होना दिखाते हैं उस काम को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। उसका वाक्य से कोई कनेक्शन नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता वाक्य के मुख्य हिस्से से, ये सपोर्ट में रहता है और दिखाता है कि कोई काम जो हो रहा है उसके पहले एक काम पूरा हो चुका है, वो पूरा होने के बाद ही दूसरा काम शुरू हुआ। जैसे मान लीजिए हमने पत्र लिख लिया और पत्र लिखने के बाद हमने उस पत्र को पोस्ट कर दिया, जैसे सूरज उग आया है और सूरज उगाने के बाद चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, पक्षी उड़ रहे हैं वगैरह कुछ भी। तो देखिए आपको मैं बताऊँ, जैसे कि मैंने देखा कोई शेर देखा और शेर देखने के बाद मैं भागा, तो देखने का काम हमारा पूरा हो गया, फिर हम वहाँ से भागे। तो जैसे मैं इसी बात को लिखूँ तो हैविंग, अब देखा है शेर, देखने के बाद देखना, तो देखने की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सीन, हैविंग सीन दी लॉयन,
ऐसा जो भाग होता है जब ये पूरा हो जाता है उसके बाद में कॉमा लगा देते हैं यहाँ से, ये भाग का अलग हिस्सा हो गया। इसमें हैविंग सीन जो है आपकी एक परफेक्ट पार्टिसिपल है ये। अब इसके बाद मोहन लिख दो, आई लिख दो, यू लिख दो। मोहन रैन अवे, भागा वहाँ से, रैन अवे फ्रॉम देयर लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह आप समझ गए। वो हमारे दो पार्ट और बचे होंगे, जिसमें एक आपको बचा हुआ जीरंड, जो नॉन फाइनाइट वर्ग का सेकेंड पार्ट है जीरंड। इसको हम लोग कहते हैं, ये एक नाउन की तरह काम करती है। तो वर्ग की कोई भी फोर्थ फॉर्म आए, ये वर्ग की आएंगी फॉर्म से ही बनती है, फोर्थ फॉर्म से ही बनती है, और वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आ सकती है, वाक्य के ऑब्जेक्ट में, जैसा कि नाउन काम करता है कि नाउन की तरह प्रयोग होती है, तो ये सारे नाउन के काम करती है। नाउन 5 तरह से काम करता है। सब्जेक्ट हुआ वर्ब, किसी वो क्रिया के कर्ता के रूप में, क्रिया के कर्म के रूप में, क्रिया के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, प्रीपोजिशन के सब्जेक्ट के रूप में, और केस इन अपोजिशन के रूप में। तो ये 5 तरह से काम कर सकता है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, वाक्य में आ जाए वॉकिंग, वॉकिंग। अब ये वॉकिंग क्या है, ये सब्जेक्ट बन जाए अगर नाउन की तरह काम करे। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। अब आप ये देखिए कि वॉक से बना हुआ है, क्रिया पहले है, तो ये क्रिया के ठीक पहले है, तो ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट एक ही वर्ड है। तो अगर सब्जेक्ट में एक ही वर्ड हो तो नाउन होता है, तो ये नाउन की तरह काम कर रही है। तो ये क्या है, ये है आपका जीरंड। जैसे स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, टू हेल्थ। तो मैं आपको बताऊं, ये देखिए, तो ये आपकी ये भी जीरंड ही है। क्या ये जीरंड। अब आपको मैं बताऊं, इन्फिनेटिव भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है, नाउन की तरह ही, बस वर्ब की संरचना में अंतर है। अब उसका थर्ड देख लीजिए, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव और जीरंड की परिभाषा में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। ये भी नाउन की तरह काम करता है, ये भी नाउन की तरह काम करता है। वर्ब की यहाँ पर टू लिखा हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा हो तो ये है। अब इसी वाक्यों में, इन्हीं वाक्यों में आप टू लगा करके इसी को लगा दें तो वो क्या बन जाएगा, इन्फिनेटिव। जैसे टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये आपका टू वॉक क्या बन गया, इन्फिनेटिव बन गया। और आप देखिए कि जब इसमें ये नाउन की तरह काम कर रहा था तो ये भी नाउन है। टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। इसी तरह से टू स्मोक, टू स्मोक इज इंजूरियस। अच्छा, इस इन्फिनेटिव का हिंदी अर्थ निकालने पर के लिए नाउन के तौर पे, सब्जेक्ट के तौर पे हो तो ना आएगा, बाद में लगाएं तो फॉर के लिए अर्थ निकलता है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। देखिए कैसे मैं और आपको बताऊं कि जैसे ही एक वाक्य और देख लो, एक ये था, एक ये है, एक और देखिए, ही सेंट मी जयपुर टू
कमाने के लिए, उसने भेजा मुझे जयपुर और पैसा कमाने के लिए। तो यहाँ इसमें इस समय जो है ये जयपुर जो है एक आपका ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है, ऑब्जेक्ट कर्म के पूरक के रूप में आया है। तो यहाँ पर ये आपका इन्फिनेटिव है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा ये जो वर्ब का टॉपिक है ये खत्म हो चुका है। वर्ब में और जानकारी के लिए कमेंट में लिखें और किसी प्रकार की समस्या होने पर सूचित करें। थैंक यू।